हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ बडी में। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं बिहार सुधा डेयरी का जीके जीएस का मॉक टेस्ट 3। दोस्तों मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 आपका पहले ही चैनल पे अपलोडेड है। तो आपने अगर नहीं देखा होगा तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। और जिन दोस्तों ने बिहार सुधा डेयरी का या फिर कॉम्फेड भी इसे बोलते हैं, इसका आपने अगर फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट मैं चला रहा हूँ अपने चैनल पे, ये जो है डेली आपको रेगुलर आपको देखने को मिल जाएगा ये मॉक टेस्ट। तो आइए आगे शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो वैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और हीलियम है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा हीलियम, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उत्कृष्ट गैस जो यानी कि आदर्श गैस भी इसे बोलते हैं, तो ये हीलियम हो जाता है। तो आप अगर सोचे होंगे कि हीलियम के साथ साथ और भी कई उत्कृष्ट गैसें हैं, तो अगर आपने आवर्त सारणी देखी होगी, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से आपकी आवर्त सारणी होती है। तो अगर आपने आवर्त सारणी देखी होगी तो जो यहाँ पे लास्ट में आपने अगर देखा होगा 18वें 18वें वर्ग में, अगर 18वें वर्ग में आपने लास्ट में देखा होगा यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे जो गैसें होती हैं सारी उत्कृष्ट गैसें होती हैं, यानी कि आपका आदर्श गैसें होती हैं। यहाँ पे हीलियम, यहाँ पे हीलियम, रेडॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारी गैसें जो मिल जाएंगी आपको, ये सारी जो है आदर्श गैसें मिल जाएंगी। तो आप लोग जो है आवर्त सारणी को भी अच्छे से देखा कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि एरोसोल का उदाहरण है। तो एरोसोल का उदाहरण क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं कि दूध है, रक्त है, धुआं है और नदी का जल है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर एरोसोल होता क्या है। आपका आंसर जानने से पहले हम जानेंगे कि एरोसोल होता क्या है। तो एरोसोल गाइस देख सकते हैं कि जो सूक्ष्म ठोस कण होते हैं, जो सूक्ष्म ठोस कण होते हैं या फिर तरल की बूंद जो हवा में मिल जाती हैं या फिर किसी गैस में मिल जाती हैं, ये सारी जो है कोलाइडी बनती हैं और कोलाइडी को क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। और अब देख लेते हैं कि आपका इसमें से एरोसोल कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एक एरोसोल है। ऑप्शन नंबर सी आपका धुआं जो है एक और एरोसोल है। ठीक है, और धुआं के साथ साथ अगर और बात कर ले तो धुआं के साथ साथ जो धुंध होता है, आपका जो धुंध होता है, धुंध हो गया, धूल हो गया, जिसके कण आपस में मिल जाते हैं, ठीक है? जो वायु के साथ मिल जाते हैं या फिर किसी और चीज़ के साथ आपस में मिल जाते हैं, ये सारे जो है एरोसोल होंगे। तो धुआँ हो गया, धुंध हो गया, धूल हो गया और उसके साथ अगर बात करें तो वायुमंडलीय प्रदूषक हो गए, ये सारे जो चीज़ होते हैं ये आपके एरोसोल होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं कि कागज़ बनाया जाता है। कागज़ किससे बनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि पौधे के सेल्यूलोज से, पौधे के पुष्प से, पौधे के रस से, पौधे के प्रोटीन से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पौधे के सेल्यूलोज से होता है वही आपके कागज़ बनाने में उपयोग किया जाता है। तो कागज़ बनता कैसे है? तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि सेल्यूलोज जो होता है वो क्या होता है? सेल्यूलोज जो होता है एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जो पौधे में पाया जाता है। सेल्यूलोज क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि पौधे में पाया जाता है और इसी के यानी कि सेल्यूलोज के रेशे को मिलाकर एक पतली चादर बनाई जाती है जिससे हमारा कागज़ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से मिश्र धातु तथा उनके संगठन का सही मेल बताइए। तो यहाँ पे पीतल जो मिश्र धातु है उसका क्या मेल तांबा और टीन है, या फिर डच मेटल का तांबा और जस्ता है, या फिर कांसा का जस्ता और टीन है, या फिर सोल्डर का जस्ता और शीशा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि संगठन का मेल जो है वो आपका डच मेटल का हो जाएगा, तांबा और जस्ता। ठीक है, तांबा और जस्ता आपका डच मेटल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें बात कर लेते हैं। तो पीतल का जो कह सकते हैं, तो पीतल का जो होता है तांबा और टीन नहीं होता है, पीतल का क्या होता है? पीतल का देख लेते हैं। तो पीतल का होता है तांबा और जस्ता। क्या होता है? तांबा और जस्ता होता है। ठीक है, ये बातें आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपके काफी बार पूछा जाता है। तो पीतल का होता है तांबा और जस्ता। आगे बात कर लेते हैं कांसा का क्या होता है। तो कांसा का अगर आप लोग देखते हैं तो तांबा और टीन होता है। कांसा का क्या होता है? तांबा और टीन होता है। कांसा का क्या होता है? तांबा और टीन होता है। और शोल्डर का क्या होता है? शीशा और टीन होता है। तो शीशा के साथ क्या होता है? टीन होता है। शीशा के साथ क्या होता है? टीन होता है। ठीक है, ये बातें आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं जो है
अब इस वीडियो की जो मैं सेशन चला रहा हूँ, ये जो आपका मॉक टेस्ट चला रहा हूँ, इसमें मैं सारे ऑप्शंस का डीपली आपका जाके इसका जो विश्लेषण जो है, एनालिसिस जो है वो कर रहा हूँ। आपके ऑप्शंस के बारे में भी चर्चा कर रहा हूँ। तो गाइस आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपलोडेड होती है। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के लिए आप कमेंट करके टॉपिक भी आप बोल सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी। तो जो महान वार्षिक मंदी आई थी वो आपका सन 1929 में आई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो मंदी चीज है वो देशों में अलग अलग सिस्टम से आई थी, लेकिन जो 1929 है इसी का शुरुआत माना जाता है। तो आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन के स्तर का आंकलन किया जाता है। तो जीवन स्तर का आंकलन जो है वो कैसे किया जाता है। तो आपका जीवन आंकलन जो है आंकलन वो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है कि उसका जीवन स्तर कैसा है। कैसे किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे बात को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, आय तथा उपयोग में किस प्रकार का संबंध है। आपको बताना है कि आय तथा उपयोग में किस प्रकार का संबंध है। दोस्तों आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और अच्छे से आंसर आप लोग जो है कमेंट करके बता भी सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं कि आय तथा उपयोग में जो है प्रत्यक्ष संबंध है। प्रत्यक्ष संबंध समझ सकते हैं आप लोग क्या होता है। प्रत्यक्ष संबंध कहने का मतलब कि आय बढ़ने पर उपयोग का व्यय जो है बढ़ता है, ठीक है। परंतु उपयोग में होने वाली वृद्धि अगर बढ़ेगी तो आय जो है, आय की वृद्धि में कमी हो जाएगी। मतलब कि आय और उपयोग में प्रत्यक्ष संबंध है। आप लोग समझ गए होंगे मेरे कहने के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है या फिर परिणाम स्वरूप हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाएं हैं उनके कारण आपका पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। जो आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया है इन्हीं के कारण जो है हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के स्थल रूप हैं दोस्तों। इनमें से पठार आपका है, पर्वत आपका है, नदी है, मैदान है। तो ये विभिन्न जो स्थल रूप है इनका निर्माण दो प्रक्रियाओं के साथ रहने से होता है, और इन प्रक्रियाओं का जो है आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि देश में किन 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था। हमारे देश में योजना अवकाश के रूप में किन 3 वर्षों को मनाया गया था। तो आपका जो है 1966 से 69 जो है इसे योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था। इन 3 वर्षों को 1966 से 69 को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था। आप लोग अच्छे से दोस्तों पढ़ते रहिए, आप लोगों को सारी चीजें याद होने वाली हैं। सारी चीजें मैं आपको याद करवा दूंगा, क्योंकि मैं इतने आराम से आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं कि आप लोग जो है इसे अच्छे से पकड़ पाएंगे, ठीक है। आपको मैं बताता हूं कि 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी जिसको जो है योजनाओं का कहा गया था, ठीक है, 1966 से 69 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था। तो हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो आपका मुख्य रूप से पंजाब में था, हरियाणा में था, पश्चिम और उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बारे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गाइस मैं कहता हूं कि आप लोगों के मन में कुछ सवाल भी होंगे कि सर आप कह रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही क्यों हुआ हुआ था। तो आखिर क्यों हुआ, ये आप सवाल कर सकते हैं कि आखिर मुख्य रूप से प्रारंभ में हरित क्रांति इन्हीं राज्यों में लागू क्यों हुआ। तो मैं बताता हूँ कि इन क्षेत्रों के जो किसान थे वो काफी ज्यादा संपन्न थे। किसान जो थे काफी ज्यादा संपन्न थे और हरित क्रांति का उपयोग में की जाने वाली तकनीकों की मांग को पूरा कर सकते थे, ठीक है। इसलिए यहाँ के किसान जो है आधुनिक खेती के तरीके और उसका प्रयोग जो है हरित क्रांति के जो प्रभाव से है सीख पा रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे जो मुख्यतः हरित क्रांति जो थी लागू हुई थी, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आपका पंजाब था, हरियाणा था और उत्तरी पश्चिमी पश्चिमी और उत्तर प्रदेश था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं आगे। तो गाइस आप लोग सोचते होंगे कि सर आप टाइप करके क्वेश्चंस को क्यों नहीं बनाते हैं? आप टाइप करके क्वेश्चंस को क्यों नहीं बनाते हैं? आप सीधे जो है आप फ़ोटो का आप उसी पे ही पढ़ाने लगते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि टाइप करने में जो केवल टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपका यही रहेगा, ऑप्शंस आपके यही रहेंगे, फ़र्क बस इतना रहेगा कि मैंने उसे टाइप करके रखा होगा। तो टाइप करने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसके वजह से मैं जो है डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, ताकि आप लोग भी इसे सीधी-सीधी देख सकें। टाइप करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं चाहूँ तो टाइप करके भी क्वेश्चंस को आपके सामने ला सकता हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टाइप करके ही क्वेश्चंस को लाऊँ, तो आप लोग इसे भी कमेंट करके जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर जो है आप क्वेश्चंस को टाइप करके ही लाइए, हमको ऐसे अच्छा नहीं लगता है वीडियो आपका देखने में, आप जो है बुक का फ़ोटो खींच के लगा देते हैं तो। तो ये भी आप लोग बता सकते हैं बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए पहले कि जैव उर्वरक कौन-सा है? आपको बताना है कि जैव उर्वरक कौन-सा है? तो आपका जो जैव उर्वरक है वो आपका है एज़ो यहाँ पे देख सकते हैं एज़ोस्पिरिलियम। एज़ोस्पिरिलियम जो है आपका एक जैव उर्वरक है, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं हम, क्योंकि हम हर क्वेश्चन पे चर्चा कर ही रहे हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि जैव उर्वरक आखिर है क्या? आप लोग बोल रहे होंगे कि सर आपने जो है जिओस्पिरिलियम को आपने जैव उर्वरक बोल दिया, लेकिन जैव उर्वरक होता क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ कि फसल का जब उत्पादन होता है, तो फसल के उत्पादन के लिए जो कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने आपने प्रकृति और प्रदत्त जो आपके जीवाणु थे जो आपके कृषि में ज़्यादा उन्नति करा सकते थे, उनको पहचान कर और उनकी जो है एक पर्यावरण हितैषी उर्वरक तैयार किया। मतलब कि ऐसे जीवाणुओं को उन्होंने पहचाना जो कि आपके पर्यावरण के लिए लाभदायक है, आपके फसल के लिए लाभदायक है। उन्हें पहचान कर एक उनका उर्वरक तैयार किया, जिसे हम जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। ठीक है? इसे हम जीवाणु खाद भी कहते हैं और एज़ोस्पिरिलियम जो है एक जीवाणु खाद है, यानी कि जैव उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून में किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो जो उत्तर पूर्वी मानसून है उसमें आपकी तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक है? जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून की वर्षा भारत की वार्षिक वर्षा में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 20% योगदान करती है, ठीक है? 20% जो वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वो आपकी अक्टूबर से दिसंबर महीने में होती है, ठीक है? और उसी के साथ-साथ अगर आगे बात कर लेते हैं, तो दक्षिण-पश्चिम अगर मानसून की बात कर लेते हैं, तो दक्षिण-पश्चिम मानसून में जो है उत्तर-पश्चिम मानसून के मुकाबले में कम वर्षा होती है। लेकिन जो दक्षिण भारत में वर्षा का जो है मूल रूप आपका ये जो उत्तर पूर्वी मानसून के वजह से ही होता है, यानी कि तमिलनाडु आपका मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन-सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस है आपके अरावली है, काराकोरम है, यहाँ पे कुनलुन है और यहाँ पे हिंदू कुश है। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस भी इसके दिए गए हैं जिसे आप अच्छे से छाँट सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है अरावली, ये आपकी हिमालयी पर्वत का अंग नहीं है, हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है, ठीक है? बाकी जो चीज़ें हैं कुनलुन है, काराकोरम है, हिंदूकुश है, ये सारे हिमालय का अंग है, जबकि अरावली जो है इनसे डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि निम्न में से कौन-सा जोड़ा आपका गलत है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में है या फिर आपका सारिस्का जो अभयारण्य है राजस्थान में है। तो यहाँ पे बांदीपुर तो अभयारण्य जो है वो कर्नाटक में है ही, सारिस्का अभयारण्य राजस्थान में भी है और अन्नामलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है ही। तो यहाँ पे पेरियार अभयारण्य जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरियार अभयारण्य आखिर आप कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि सर आप बोल रहे हैं कि पेरियार अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है नहीं, तो कहाँ है? तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है, केरल में स्थित है। कहाँ है? आपका केरल में स्थित है पेरियार, ठीक है? पेरियार जो है आपका पेरियार नदी के किनारे स्थित है और आपका केरल में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि पेरियार नदी जो है किस राज्य में बहती है? तो आप केरल उसे भी टिक कर सकते हैं। तो पेरियार अभयारण्य आपका आंध्र प्रदेश में ना होकर केरल में है और बांदीपुर अभयारण्य आपका कर्नाटक में है, सारिस्का अभयारण्य राजस्थान में है, अन्नामलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है, ठीक है? अब जान लेते हैं कि जो आपका ये पेरियार अभयारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो पेरियार अभयारण्य जो है बाघ संरक्षित क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए, ठीक है। और पेरियार को जो है 1998 में स्थापित किया गया था हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत, ठीक है। पेरियार को जो है हाथी संरक्षण योजना के लिए यहाँ पे 1998 में स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। आप लोग, मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग जानते होंगे ये भी चीज की मानव निर्मित झील सबसे बड़ी कौन सी है, या फिर आप ये क्वेश्चन का आंसर भी जानते होंगे कि आपका जो है सर इसका आंसर गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील आपका सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। लेकिन हम बात करेंगे आपके गोविंद सागर झील के बारे में, आप लोग जो नहीं जानते हैं उसे हम बताएंगे। तो जो गोविंद सागर झील है वो आपका हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है, जो कि एक मानव निर्मित झील है। और ये झील जो है आपकी कहाँ स्थित है, तो ये झील जो है आपकी सतलज नदी पर स्थित है। क्या ये बात आप लोग जानते थे? तो गाइस इस तरह की इंटरेस्टिंग आपको चीज़ें भी बताई जाएँगी हमारे इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत, तो आप लोग जो है अच्छे से जुड़िए और वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिए। तो आपकी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन-सी है? गोविंद सागर झील है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है या फिर माना जाता है? तो भारत के शून्य मील केंद्र के नाम से जाने जाने वाला आपका शहर जो है आपका नागपुर शहर है। नागपुर शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है आपका। आखिर नागपुर शहर है कहाँ? तो नागपुर शहर जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में आपका स्थित है। कहाँ स्थित है? आप लोग कहिएगा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। आप लोग अच्छे से इसे जानते होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि झूम कृषि किससे संबंधित है? झूम कृषि जो है आप लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा। झूम कृषि किससे संबंधित है? छत खेती से, या फिर सीढ़ीनुमा खेती से, या फिर जामुन की खेती से, या फिर स्थानांतरण खेती से? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्थानांतरण कृषि से आपका झूम कृषि जो है संबंधित है। और ये जो है भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों पर जनजातियों के द्वारा की जाने वाली खेती है, ठीक है। कहाँ पे की जाती है? पूर्वोत्तर राज्यों में। यहाँ पे ये हमारा भारत है, अगर ये हमारा अगर भारत है तो ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं यहाँ पे जो आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, ये जो है इन राज्यों में झूम कृषि कृषि की जाती है, ठीक है। सॉरी। और इसे जो है स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है? तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि झारखंड में स्थित है। पहले बिहार में था, लेकिन 2000 में आपका बिहार से जो झारखंड का बंटवारा हुआ, तो आपका जो है झारखंड में चला गया सारा चीज़। तो आप लोग जो है ये भी चीज़ याद रखिएगा कि 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड का बंटवारा हुआ था, ठीक है। और मैं बता दूँ कि 2018 में ये आंकड़ा दिया गया था कि 2000 जो झारखंड में है सबसे ज़्यादा कोयले का भंडारण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, ऑप्शन देख सकते हैं, आणविक ऊर्जा है, या फिर तापीय ऊर्जा है, या फिर जल विद्युत ऊर्जा है, या फिर सौर ऊर्जा है। तो ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि तापीय ऊर्जा जो है भारत में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है। और ये जो है 30 नवंबर 2019 में 30 नवंबर 2019 को एक आंकड़ा जारी किया गया था। उस आंकड़े के अनुसार जो ताप विद्युत है वो हमारे भारत में 67% ऊर्जा जो है हमारा तापीय ऊर्जा से आता है। 2019 में जो आंकड़ा जारी किया गया था उसके हिसाब से 67% जो हमारा जो ऊर्जा है वो मुख्य रूप से तापीय ऊर्जा से आता है। तो यहाँ पे भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो गया? तापीय ऊर्जा हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देख सकते हैं कि जो बलतोरो हिमनद है वो कहाँ स्थित है? तो जो बलतोरो हिमनद, यानी कि हिमनद को हम ग्लेशियर भी कहते हैं, बलतोरो ग्लेशियर भी आपसे पूछा जा सकता है कि बलतोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका काराकोरम पर्वत माला में स्थित है। काराकोरम कोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है। क्या स्थित है? बलतोरो हिमनद जो है काराकोरम में स्थित है। और ये जो है आपका बाहर से सबसे लंबे, यानी कि 63 किलोमीटर ग्लेशियर में से एक है।
सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक है आपका बोल्तोरो हिमनद, जो कि 63 किलोमीटर है। ये ग्लेशियर जो है 63 किलोमीटर का है और ये काराकोरम जो है पर्वत श्रेणी से होकर गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आपका अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था। तो अकाल तख्त का जो निर्माण है आपका, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, गुरु हरगोविंद ने किया था। सिखों के छठवें गुरु थे गुरु गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद कौन थे? सिखों के जो थे छठवें गुरु थे, छठवें गुरु थे। ठीक है, और इन्होंने ही जो अकाल तख्त की स्थापना की थी तथा इन्होंने सिखों की एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया था। सिखों को जो है एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया था किन्होंने? तो ये थे आपके गुरु हरगोविंद। ठीक है, गुरु हरगोविंद आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो गाइस ये आज के टॉप 20 जीके जीएस के क्वेश्चंस थे जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाइए। आप लोगों को मैं जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं जाने वाला है। मैंने बिहार बिस्कोमान की मॉक टेस्ट की सीरीज कराई, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। आप लोग का सारा क्वेश्चन लड़ गया था आपका बिहार बिस्कोमान की सीरीज से। तो इसे भी आप पढ़िए अच्छे से, आपका सारा क्वेश्चन इसमें से आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट आपके वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।